हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन कई बार हमारी आज़ादी जो है, वो देश के पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ भी जा सकती है। ऐसे में हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसे हम सीआरपीसी बोलते हैं, उसके अंदर एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 144, जो कि अथॉरिटीज़ को ये शक्ति देता है कि वो सिटीज़न्स के फ्रीडम के ऊपर एक रोक लगा सकते हैं। पिछले कुछ समय में हमने कोविड-19, फार्म प्रोटेस्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोटेस्ट और रिसेंटली पंजाब के फार्मर्स जो दिल्ली की तरफ एक मार्च कर रहे हैं अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड करते हुए, दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1 महीने के लिए इंप्लीमेंट करा है। यहां पे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली ये जो अंग्रेजों के जमाने से चला हुआ कानून आ रहा है सेक्शन 144, इसके क्या प्रोविजंस हैं? कौन सी अथॉरिटी से इशू कर सकती हैं? क्या-क्या इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं? एक शब्द हमने कई बार सुना, कर्फ्यू। सेक्शन 144 और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस प्रकार के पार्ट 3 में जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, वो और ये रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में सेट होते हैं और कैसे इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस को रीजनेबल माना जाए या ना माना जाए, ये सब सवाल हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सेक्शन 144 होता क्या है और किन हालातों में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर प्रशासन को ये लगता है कि कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, किसी व्यक्ति को कोई इंजुरी हो सकती है, वो एक्शन रोकने के लिए सेक्शन 144 लगाया जा सकता है। किसी की लाइफ को या हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 144 लगाया जा सकता है। दंगों को रोकने के लिए, शांति बहाली बनाए रखने के लिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी बनाए रखने के लिए सेक्शन 144 लगाया जा सकता है। जब कोविड-19 के समय पे प्रशासन को लगा कि लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है और कोविड के अलग-अलग स्ट्रेन्स स्प्रेड होके एक मास इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये सेक्शन लगाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दिल्ली के शाहीन बाग एरिया में जब रायट्स हुए या फिर उसके बाद फार्म प्रोटेस्ट जब हुआ, उस समय पे भी ये सेक्शन का प्रयोग किया गया। इवन तबलीगी जमात का पूरा मसला और साथ में जम्मू कश्मीर में कई बार इस सेक्शन का इस्तेमाल हुआ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। अगर प्रशासन को ये लगता है कि किसी भी एक व्यक्ति को या पूरी कम्युनिटी को कोई नुकसान पहुंच सकता है किसी एक्शन से, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन लगाया जा सकता है। तो हमने समझा कि यहां पे प्रशासन की जो नीयत है, वो है लोगों का सेफ्टी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना। क्वेश्चन उठता है कि इसे इशू कौन करता है? सीआरपीसी की क्लोज रीडिंग हमारे को बताती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, मतलब कि मजिस्ट्रेट हो गए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गए या फिर कोई दूसरे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हो गए स्टेट गवर्नमेंट के या फिर यूनियन टेरिटरी के, उनके पास ये पावर होती है कि वो सेक्शन 144 के तहत लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि ये जो नोटिस इशू किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? ये सेक्शन हमारे को बोलता है कि अगर प्रशासन चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर ग्रुप या पूरी जनरल पब्लिक के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। कि सपोज करिए एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहने वाले लोग जो हैं वो दंगा कर सकते हैं, प्रशासन को ऐसा लग रहा है, तो सिर्फ उस मोहल्ले के लोगों के ऊपर ये सेक्शन लगाया जा सकता है। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में 10 लोग रह रहे हैं, हमें लगता है कि वो दंगा कर सकते हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, तो सिर्फ उस बिल्डिंग के लोगों के ऊपर ये सेक्शन लगाया जा सकता है। अगर हमें लगता है कि कोविड-19 पूरे प्रदेश में फैल सकता है, पूरे स्टेट या सिटी में फैल सकता है, तो पूरी सिटी और स्टेट में इसको लगाया जा सकता है। मतलब कि इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो स्कोप है, वो वेल डिफाइंड नहीं है और वो अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसका स्कोप कितना रखना चाहते हैं। इसको किस-किस पर्पस के लिए इश्यू किया जा सकता है? हमने देखा कि इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो है लोगों की सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ऐसे में अगर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लगाया जाता है, तो 4 से ज़्यादा लोगों की जो बैठक होती है, असेंबली होती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे एक ही जगह पे। वो किसी भी प्रकार के हथियार कैरी नहीं कर सकते, कोई असेंबली या रैली नहीं होगी या फिर इंटरनेट का एक्सेस भी बंद किया जा सकता है। रिसेंटली
दिल्ली पुलिस ने 1 महीने का फार्म प्रोटेस्ट को देखते हुए जो सेक्शन 144 इंपोज करा है दिल्ली में, उन्होंने बोला कि कोई भी प्रकार की पब्लिक रैली और मीटिंग अलाउ नहीं करी जाएगी। अगर आपने पहले से सरकार का परमिट ले रखा है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सरकार का परमिट नहीं है, तो शादी, प्रोसेशन, रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इशू किया जा सकता है। मतलब कि प्रशासन को अगर ये लगता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का गलत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, सपोज करिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में दंगों के दौरान हमारे को कट्टे मिलते हैं, बम बनाने की फैक्ट्री वहां से पाई जाती है, और प्रशासन को लगता है कि ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर बहुत सारा 100-200 किलो आरडीएक्स भरा हुआ है, या फिर इधर कुछ बम, बंदूक, गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री चालू है, या फिर इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि दंगाइयों को कि आप जाइए और बाहर लोगों को तलवार या डंडे बंदूक से मारिए। तो उस बिल्डिंग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि इस बिल्डिंग में से कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, और उसके ऊपर एक रोक लगाई जा सकती है। तो आप स्कोप समझिए कि जो पूरा सेक्शन है, एक इंडिविजुअल के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर, या फिर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये सेक्शन लगाया जा सकता है। यूजुअली जो आपने देखा होगा, अदालत में जब भी कोई बातचीत होती है तो उसमें दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और फिर जज साहब जो है वो डिसीजन पास करते हैं। यहां पर यह बोला गया कि जब सेक्शन 144 लगाया जाता है, सपोज एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर लगाया गया, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया गया, ऐसे में हम एक्स पार्ट ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। और एक्स पार्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर आपने सेक्शन 144 लगाया, तो आपको उसको बुला के उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन इतनी अर्जेंट है, इतनी तेजी से सिचुएशन बिगड़ रही है कि हमें एक ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, तो आपको उस व्यक्ति को बुला के उसका पक्ष सुनने की जरूरत नहीं है। तो अब ये समझिए कि ये जो पूरी एक इमरजेंसी मेजर दिया हुआ है, ये जो एक टूल दिया हुआ है सरकार को लोगों की फ्रीडम के ऊपर कर्टेल करने का, ये इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए दिया हुआ है। तो मतलब कि एक व्यक्ति की हरकतें और एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी, दोनों के ऊपर यहां पे रोक लगाई जा सकती है। अब यहां पे कुछ सब्जेक्टिव बात करते हैं कि सपोज करिए एक ऑफिसर को रात को सोते हुए सपना आया कि हो सकता है कि कल मेरे एरिया में दंगा हो जाए, मेरे को ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे दंगा हो सकता है, चलो 144 लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस टाइप की कोई भी हरकत नहीं होगी। आपको अगर किसी दंगे का अंदेशा है, सिर्फ उसके लाइक्लीहुड के बेसिस पे आप सेक्शन 144 नहीं लगाओगे कि मेरे को अंदेशा हो रहा था, मेरी गट फीलिंग कह रही थी, मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि दंगा हो सकता है, तो चलो 144 लगा देते हैं। ये नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसे लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है दिखाने के लिए कि लोगों की जान को खतरा है, हेल्थ को खतरा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, सिर्फ तब आप 144 लगाओगे। कोविड के समय पे हमारे पास पूरा डेटा था, 10,000 केस, 20,000 केस, 50,000 केस। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे हमारे पास पूरा डेटा था, 4 बसें जल गई, 5 बसें जल गई, 10 लोग मर गए। फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे पूरा डेटा था कि 10 किसानों ने यहां पे कर दिया, 15 किसानों ने वहां पर दंगा कर दिया, हमारे को रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है कि प्रॉब्लम हो सकती है, आप तब तक सिर्फ अंदेशे के आधार पर, गट फीलिंग के आधार पर यह सेक्शन नहीं लगाएंगे। और ऐसे में पब्लिक ऑफिसर्स की यहां पे ड्यूटी बनती है कि वो पुख्ता सबूत इकट्ठे करें कि हाँ देखिए, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है और हमारे को यहाँ पे लोगों की फ्रीडम के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, और इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो सकती है। अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सिर्फ तब मजिस्ट्रेट, एसडीएम और दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स सेक्शन 144 लगाएंगे। एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, मधु लिमाय वर्सेस एसडीएम 1970। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, सेक्शन 144 जो है उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सरकार के पास एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से सोसाइटी का पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, लाइफ, इन चीजों को मेंटेन किया जाता है। लेकिन हम यहां पे ये बोलेंगे कि इसको सिर्फ अर्जेंट सिचुएशंस में आप यूज करेंगे।
एक सिचुएशन की जो इमरजेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, एक सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, सिर्फ उस पैरामीटर के बेसिस पे ही आप 144 लगाएंगे। और ऐसे में अगर कल को कोर्ट में कोई केस जाता है, सपोज करिए हमारे एरिया में सेक्शन 144 लगा, हम लोग कोर्ट गए, माय लॉर्ड ये एसडीएम ने या डीएम ने गलत तरीके से सेक्शन 144 लगाया है, अदालत में केस चलेगा। अदालत में जो केस चल रहा है वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा, कि वहां पे अदालत के सामने प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे पास देखिए पुख्ता सबूत, पुख्ता डेटा था कि क्यों मैंने 144 लगाया। इसलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में होता है वो अथॉरिटीज के ऊपर होता है कि आपको प्रॉपर सबूत वहां पे देना पड़ेगा। यूजुअली ये जो सेक्शन 144 लगाया जाता है, कई बार एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 महीने है कि अगर एसडीएम या डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करते हैं तो 2 महीने के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है, मजिस्ट्रेट करेंगे 2 महीने तक के लिए मैक्सिमम। लेकिन अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि अभी भी स्थिति जो है कंट्रोल में नहीं है और यहां पे काफी काम करना बाकी है, तो वो इस 2 महीने के सेक्शन 144 रेस्ट्रिक्शन को 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एसडीएम और डीएम 2 महीने तक ही लगाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, उन्हें दिखता है कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को अभी भी खतरा है, तो वो उसी नोटिस को 2 महीने की बजाय 6 महीने तक एक्सटेंड कर देंगे। ऑल्सो यहां पे नागरिकों को एक स्पेशल पावर दी गई है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या स्टेट गवर्नमेंट के कोई अधिकारी हो, जो भी व्यक्ति यहां पे सेक्शन 144 का नोटिस इशू करते हैं, उन ऑफिसर के पास जाके आप अपील कर सकते हो कि सर मेरे को लगता है कि आपने सेक्शन 144 गलत तरीके से लगाया है, इतनी अर्जेंट सिचुएशन थी नहीं जितनी आपने बना दी है, शायद आपके पास कोई पुख्ता सबूत भी ना हो, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए। मतलब कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर होते हैं जिन्होंने सेक्शन 144 का नोटिस निकाला है, आप उनके दफ्तर जाके वहां पे अपील डाल सकते हैं कि आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए। अब ये ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें रिटर्न में देना होगा कि क्यों एक्सेप्ट करी। अगर वो आपकी अपील को रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें रिटर्न में देना होगा कि किस ग्राउंड पे, किस बिना पे आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। अगर आपको इनसे कोई सहायता नहीं मिलती तो फिर आप आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट पिटीशन लेके कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का यहां पे वायलेशन हो रहा है। तो यूजुअली नागरिकों के पास यहां पे 2 प्रकार से लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है। एक, कंसर्न ऑफिसर के ऑफिस सीधा जाइए, दूसरा अदालत जाइए। ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि जो डीएम, एसडीएम, स्टेट अथॉरिटीज हैं, वो कितने किलोमीटर के एरिया में सेक्शन 144 लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी ज्योग्राफिक एरिया कानून के अंदर डिफाइंड नहीं है। जैसी सिचुएशन, जैसी इमरजेंसी, वैसा ही ज्योग्राफिक एरिया। कई बार पूरे के पूरे स्टेट्स में हमने 144 लगते हुए देखा है और कई बार सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर के एरिया में हमने 144 लगते देखा है। कानून के अंदर कोई भी ज्योग्राफिक लिमिट नहीं है कि कितने एरिया में 144 लगेगा या कितने एरिया में 144 नहीं लगेगा। ऐसी कोई भी लिमिट कानून के अंदर मेंशन्ड नहीं है। तो हमने यहां पे लीगैलिटी समझी कि सेक्शन 144 जो है उसके क्या क्या कानूनी दावपेच बनते हैं। सवाल उठता है कि सर हमने अखबार में, बुक्स में कई बार पढ़ा कर्फ्यू 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 कर्फ्यू, ये कर्फ्यू और 144 में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली कर्फ्यू जो है वो सेक्शन 144 का बड़ा भाई है। हमने 144 में क्या देखा कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, असेंबली नहीं होगी, रैलीज नहीं होंगी, लोग हथियार नहीं कैरी करेंगे, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कर्फ्यू में और ज्यादा इन कंडीशंस को स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। कर्फ्यू का मतलब होता है कि लोग अंदर रहेंगे, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखेगा, मार्केट सारी बंद रहेंगी। सेक्शन 144 जब लगता है उसमें मार्केट खुल सकती है, कर्फ्यू में मार्केट नहीं खुलेगी, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज जो है, दवाई, दूध, मक्खन, ब्रेड, सिर्फ ये खुलेगा। सेक्शन 144 में स्कूल कॉलेजेस खुले रह सकते हैं, कर्फ्यू में स्कूल कॉलेजेस सब बंद रहेंगे।
सेक्शन 144 जब लगता है उसमें ट्रैफिक अलाउड होता है, गाड़ी बस वगैरह निकाल लो। कर्फ्यू में कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं होता। तो कर्फ्यू जो है वो एक बड़ा भाई है सेक्शन 144 का, और जब भी आप सेक्शन 144 सुनो तो उसको कर्फ्यू आप नहीं मानेंगे, वो टेक्निकली इनकरेक्ट है। तो हमने ये समझा कि सरकार के पास उनके खजाने में एक टूल है जिसके माध्यम से वो आपकी आजादी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, आपकी असेंबली के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर एक रोक लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 144 को कंपेयर करते हैं तो क्या नेट पोजीशन बनती है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट्स में इसको लेके क्या बोला। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे आर्टिकल 19 में हमारे को 3 मेजर फ्रीडम्स दी गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि आप कहीं पे भी बिना हथियारों के शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे हो सकते हो, एंड फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप भारत के पूरे टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन अगर सेक्शन 144 लगा दिया गया तो हो सकता है आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो एक्सप्रेशन बंद हो गया, आपको बाहर निकलने से मना कर दिया जाए, आपको गैदर होने से मना कर दिया जाए, आपकी कोई रैली पब्लिक मीटिंग मना कर दी जाए, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रोक लगा दी जाए। तो ऐसे में 144 के अंडर आपके ऊपर अलग अलग प्रकार की रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो सेक्शन है एक तरीके से लोगों के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे में अगर एसडीएम, डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 144 इंपोज करते हैं तो उनको यह ध्यान रखना है कि ये सेक्शन प्रोपोर्शनल रहे और ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फुलफिल कर रहा है। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर आपको किसी की आजादी के ऊपर रोक लगानी है तो वो प्रतिबंध जो है वो वाजिब प्रतिबंध होने चाहिए। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ओवर द फंडामेंटल राइट्स शुड बी रीजनेबल, प्रोपोर्शनल एंड नॉट एक्सेसिव इन नेचर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2016 में बोला कि जब भी आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो वो एक स्पेसिफिक लेजिटिमेट पर्पस के लिए होनी चाहिए। मतलब कि आप एक प्रॉपर पर्पस के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो और उनको लीगल तरीके से ही फुलफिल करवा रहे हो। कि आपने सपोज एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कोविड के समय पे कोई बाहर नहीं निकलेगा, वैलिड है, सही है एकदम। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोविड रोकना। ऑब्जेक्टिव क्या है? शाहीन बाग में प्रोटेस्ट रोकना। ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्म प्रोटेस्ट रोकना। ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों की जान बचाना। लीगल है, करेक्ट। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी लीगल होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता अगर मैं एसडीएम हूं कि मेरे को कोविड रोकना है, जो सड़क पे दिखे डंडे मार देना, अपने आप घर में भाग जाएगा, कोविड प्रिवेंट हो गया। गलत। आप वायलेंस नहीं कर सकते। आपका जो तरीका है वो भी लीगल होना चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक जो मंजिल है वो लीगल होनी चाहिए और मंजिल का रास्ता जो है वो भी लीगल होना चाहिए। कि अगर आप कोविड में लोगों को बाहर निकलने से रोकना चाहते हो तो उनके ऊपर फाइन लगा दो, या फिर बोलो कि अर्जेंट में निकलना तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखा दो। प्रोपोर्शनैलिटी। सिमिलरली पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था, यहां पे भी सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई और ये बोला कि सेक्शन 144 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उनका एक प्रॉपर लेजिटिमेट गोल होना चाहिए, लीगल गोल होना चाहिए, और उनको अचीव करने का जो रास्ता है वो भी लीगल होना चाहिए। इस रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से किसी भी नागरिक के ऊपर कोई डिसप्रपोर्शनेट या जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जानी चाहिए। मतलब कि जब भी हमारे को टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी शो करना होगा तो मजिस्ट्रेट या कंसर्न्ड अथॉरिटी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। हमने देखा था बर्डन ऑफ प्रूफ, कोर्ट में अगर केस जाएगा तो कंसर्न्ड अथॉरिटी को कोर्ट में साबित करना होगा कि मेरे पास ये प्रॉपर सबूत थे और मैंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट। ये है अपना पूरा सेक्शन 144 का डिबेट। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सेशन को लाइक जरूर करेंगे।